हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने सिल्वेस्टर का नियम पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि रैंक की डायमेंशन प्लस नलिटी इक्वल टू होता है डायमेंशंस ऑफ वी। हम आज उसके रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पहला एग्जाम्पल है वो आपका 2019 में पूछा हुआ भी है, इसलिए हम एग्जाम्पल कंप्लीट करके आज इस यूनिट को कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपके 2019 में पूछा हुआ है, 2019 में आपका एग्जाम्पल आया हुआ है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। सिद्ध कीजिए कि V2R से V3R में परिभाषित निम्न प्रतिचित्रण रैखिक रूपांतरण है। कौन सा रूपांतरण है? रैखिक रूपांतरण है। प्रत्येक का ए पॉइंट आपको क्या निकालना है? परास निकालना है। दूसरा पॉइंट कोटि निकालनी है। तीसरा पॉइंट आपको शून्य समष्टि निकालनी है। और चौथा पॉइंट आपको शून्यता ज्ञात करनी है, नलिटी निकालनी है। और आपके क्वेश्चंस क्या है? ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन है? टी ए कॉमा बी इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी कॉमा बी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। दूसरा पॉइंट टी ए कॉमा बी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस ए कॉमा माइनस ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। ये आपका सवाल दे रखा है और इसमें आपको परास निकालनी है, कोटि निकालनी है और शून्य समष्टि निकालनी है और शून्यता निकालनी है। ये चारों पॉइंट आपको निकालने। तो देखो 1 बाय 1 हम सारे पॉइंट निकालते हैं। तो पहला पॉइंट निकालते हैं। तो देखो पहला पॉइंट निकालते हैं। अपन के जो प्रतिचित्रण दे रखा है उसको लिखते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं और फिर उसके बाद में सारी चीजें निकालते हैं। तो देखो सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन क्या दे रखा है उसको करते हैं। सॉल्यूशन है माना अल्फा इक्वल टू, हमने मान लिया अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू V2R। V2R से हमने क्या मान लिया? अल्फा एंड बीटा। जहां अल्फा इक्वल टू अपने पास क्या है? A1 B1, बीटा इक्वल टू अपने पास क्या है? A2 और B2। यहाँ तक समझ में आ गया। एंड A एंड B बिलोंग्स टू R, A एंड B बिलोंग्स टू R। ये R से हमने दो अभी मान लिए। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि परास निकालनी है। तो परास के लिए आप क्या बनाओ? पहले आपको ये सिद्ध करना है कि निम्न रेखिक, आपको बताना है निम्न प्रतिचित्रण है वो रैखिक रूपांतरण है। तो पहले आपको प्रतिचित्रण बताना, रैखिक रूपांतरण बताना है और फिर आपको शून्य समष्टि वगैरह सब कुछ आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको रैखिक रूपांतरण ही बताना पड़ेगा। तो रैखिक रूपांतरण बताने के लिए देखो आपको पता है टी ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा निकालो। तो देखो टी ए अल्फा A1 B1 प्लस बी
A2 B2। इसके बाद में T A1 AB1 प्लस BA2 BB2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, बताओ। A1 प्लस BA2, दूसरा पार्ट AB1 प्लस BB2। अब यहाँ पे लगा दो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आपका देखो क्या, पहला क्या तरीका, TA, B बराबर A प्लस B, मतलब पहले को तो क्या करो, दोनों को जोड़ दो और फिर क्या कर दो, दोनों को घटा दो और लास्ट में क्या करना है, B लिखना है। तो देखो जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा अपने को। TA, B कैसे डिफाइन कर रखा है, A प्लस B, उसके बाद में A माइनस B और फिर तीसरा अवयव आपका B का B रखना है, ठीक है। तो रखो, इसके अकॉर्डिंग सेट करो। तो पहले दोनों अवयव को तो जोड़ दो, A1 प्लस BA2 प्लस AB1 प्लस BB2, ठीक है। दूसरा क्या कर दो, घटा दो दोनों को, A1 प्लस BA2 माइनस AB1 माइनस BB2, और दूसरे में क्या कर दो, फिर लास्ट वाला अवयव सेम का सेम लिख दो। समझ में आ गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसका अपने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद देखो, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, इस वाले अवयव में और इस वाले अवयव में क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। फिर इस वाले अवयव में और इस वाले अवयव में क्या कॉमन आएगा, ए कॉमन आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। देखो कैसे सेट करेंगे, अरेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास A1 प्लस B1 प्लस A2 प्लस B2। इसी प्रकार दूसरे वाले में A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2, और फिर लास्ट वाले में AB1 प्लस BB2। अब देखो अलग अलग करो, इनको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस B1, दूसरा वाला हो जाएगा A1 माइनस B1 और तीसरा वाला हो जाएगा B1। इस वाले में और इस वाले में कॉमन ले लिया, और फिर हमने क्या किया, इस वाले में और इस वाले में और इस वाले में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, प्लस A2 प्लस B2, A2 माइनस B2 और B2। यहाँ तक क्लियर है। ये हो जाएगा आपके पास A1 प्लस A1 B1 और A2 B2। तो यहाँ से हो जाएगा AT अल्फा प्लस BT बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T है वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबके, क्योंकि देखो एग्जांपल आपको समझ में आ गया तो तब आपको सिल्वेस्टर जो नियम है, सिल्वेस्टर का जो नियम आपने देखा है शून्यता नियम, वो शून्यता नियम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब निकालते हैं हम नल स्पेस। दूसरा पॉइंट, नल स्पेस। टी का शून्य समष्टि। तो पहला तो अपने को क्या बताना था, परास बतानी थी, तब परास भी अपन बताएंगे। और ये यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, पहले हम दिखा रहे हैं नल स्पेस निकाल रहे हैं। नल स्पेस का मीनिंग क्या है, इसमें यहाँ पे शून्य समष्टि, फिर हम निकालेंगे परास निकालेंगे, और फिर हम परास के बाद में हम क्या निकालेंगे, कोटि और शून्यता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखो नल स्पेस की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, नल स्पेस की डेफिनेशन कहती है कि अल्फा बिलोंग्स टू V2, अल्फा बिलोंग्स टू V2। तो टी अल्फा इक्वल टू क्या आना चाहिए,
जीरो आना चाहिए, और ये किससे बिलोंग करना चाहिए आपका V3R से। नल स्पेस वही होता है जो आपकी कर्नल स्पेस की, क्या कर्नल स्पेस होता है ना, वही होता है जो अपन क्या करते हैं V2 से अवयव लेंगे और उसकी इमेज अपन क्या दिखा देंगे, अल्फा टी अल्फा बराबर 0 दिखा देंगे। तो यदि अल्फा बराबर यदि हम ले लेते हैं A, B, तो यहाँ पे टी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे टी अल्फा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इंप्लाइज दैट अल्फा के स्थान पर हमने क्या ले लिया A, B इक्वल टू 0। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो A+B, A-B और B इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा A+B इक्वल टू 0, A-B इक्वल टू 0 और यहाँ से B इक्वल टू 0। तो B इक्वल टू 0 तो A बराबर भी 0, तो A बराबर 0 और B बराबर 0। तो ये आपके पास हो जाएगा नल स्पेस। तो नल स्पेस क्या आ जाएगा, फिर उसकी डायमेंशन जो होगी ना, देखो एक बार वापस से बता देता हूँ कि नल स्पेस की जो डायमेंशन होती है उसको क्या कहते हैं, नलिटी कहते हैं। तो पहले हम नल स्पेस निकालेंगे और उसकी भी डायमेंशन निकालेंगे तो वो आपकी नलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट एंटी क्या हो जाएगा अपने पास, नल स्पेस क्या हो जाएगा 0,0, 0,0। V2R का शून्य समष्टि है, V2R का क्या है, शून्य समष्टि है। ये हमने निकाल दिया है V2R का शून्य समष्टि। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, नलिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नलिटी। इसकी जो डायमेंशंस होगी ना वही इसकी नलिटी हो जाएगी। नलिटी ऑफ टी, टी की शून्यता। तो टी की शून्यता क्या होगी, देखो चूंकि टी की शून्य समष्टि V2R की शून्य समष्टि है, शून्य उप समष्टि है। इम्प्लाइज दैट टी की जो शून्यता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, डायमेंशंस ऑफ एंटी इक्वल टू 0। डायमेंशंस ऑफ एंटी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब निकालेंगे हम रेंज। रेंज ऑफ टी, टी का प्रास, टी का प्रास। ठीक है, अब निकालेंगे हम क्या, टी की प्रास। अब देखो टी की प्रास की क्या होती है, प्रास की क्या डेफिनेशन होती है, रेंज क्या होती है, आर टी इक्वल टू क्या होता है, बीटा बिलोंग्स टू V3R और बीटा इक्वल टू क्या होता है, टी अल्फा। जो अल्फा की रेंज होती है ना, अल्फा का जो इमेज होती है वही तो होती है, और अल्फा कहाँ से लिया जाता है, V2R से। देखो इसके लिए कैसे निकालते हैं, चूंकि अपन इसमें क्या ले लेते हैं, मानक लेते हैं, मानक आधार लेते हैं। मानक आधार कौन से होंगे, ये ले जाता है, 2 टपल्स में लेने हैं तो 1,0 और 0,1, ये आपको मानक आधार लेने पड़ेंगे। समष्टि V2R का मानक आधार है, मानक आधार है, तथा T1,0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो 1 - 0 और 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 1,1,0। दूसरा क्या आ जाएगा, T01 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 0+1, 0 - 1 और 1। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 1 - 1 और 1। अतः RT
जो V3R की क्या है, उपसमष्टि है 1,1,0 1,-1,1 से जनित होगी। ठीक है, अब इसका मतलब ये से जनित होगी, तो आपको ये दिखाना है कि ये आपके एल होंगे, भाई इसे जनरेट होगी या नहीं होगी। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन इसको सिद्ध करेंगे एल। अब देखो एल क्या होता है, एल और एल लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, रैखिक स्वतंत्र होता है। रैखिक स्वतंत्रता के लिए आप इतना सा ध्यान रखो कि कैसे अपन एल को प्रूव करेंगे। तो पुनः माना, इसको क्या करो, इस प्रकार से अरेंज करो 1,1,0, इसको तो ए से जोड़ दो, इसको किससे जोड़ दो, बी से जोड़ दो, 1,1 - 1 इक्वल टू क्या कर दो 0,0। तो देखो अब एल कैसे बताएंगे, एल बताने के लिए ए और बी का मान यदि 0,0 आ जाएगा, ए और बी का मान यदि 0,0 आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और एल का मतलब होता है लीनियर इंडिपेंडेंट, रैखिक स्वतंत्र। रैखिक स्वतंत्र होने के बाद में ये आपके क्या हो जाएंगे, परास समष्टि के आधार हो जाएंगे। इसका मतलब परास समष्टि ये हो जाएगी, और परास समष्टि की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो आपको अच्छे से क्लियर होगा, इसमें आपको थोड़ा समझ में मुश्किल आ रहा होगा, लेकिन अगला एग्जाम्पल जब करेंगे ना तब और अच्छा बेटर आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये आपके लिए नई चीजें हैं। क्योंकि ये चैप्टर देखो वेक्टर स्पेस आपको छोड़ दिया ना, इसलिए वेक्टर स्पेस छोड़ने का कारण अब जैसे ये होता है, अब आपको 3-3 यूनिट का बताया है, तो ये चीज सबसे बड़ी नुकसानदायक होती है कि बच्चे क्या करते हैं, रिंग थ्योरी पढ़ जाते हैं, इनके 2 चैप्टर पढ़ जाते हैं, लेकिन ये जो जनित होती है, आधार है, उपसमष्टि है, ये सारी चीजें आपके वेक्टर स्पेस में आती है, जबकि वो पढ़ाई बिना ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो सबसे बड़ा ये नुकसान ही है, ये मान के चलो आप। पर फिर भी बच्चे अपनी सुविधा के लिए देखते हैं कि हाँ ये चैप्टर अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन ये चैप्टर आप आज तो पढ़ लोगे, लेकिन आपका फ्यूचर में नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा इसके लिए। इसलिए ज़्यादा बेटर ये रहता है पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए हमेशा। पर आप ये सोचते हो कि हम पास हो जाए, हमारे अच्छे नंबर आ जाए, तो वो नुकसानदायक चीज़ें हैं, ये आपको चीज़ें अभी समझ में नहीं आएगी। ए बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, ए और बी दोनों का मान क्या आ गया, 0 आ गया, ए बराबर 0 और बी बराबर 0। अब यहां से देखो क्या आ गया, अतः ए बराबर 0 भी आ गया और बी बराबर भी क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अतः 1,1,0 1,1,0 और 1-1 और 1 ये क्या होंगे, एल आई होंगे। ये आपके एल आई हो गए, एल आई होते हैं इसके आधार में कितने, मतलब इसकी रेंज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये दोनों आपके आधार में आ जाएंगे, प्रासमष्टि के क्या हो जाएंगे, आधार हो जाएंगे। परिणामतः परिणामतः 1,1,1,0 और 1,1 1,1
1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1, ये आपके हो जाएंगे प्रास समष्टि, प्रास समष्टि आर टी का आधार। तो रैंक ऑफ टी कितना हो जाएगा, तो रैंक ऑफ टी निकाल देंगे यहाँ पे, ये आपकी प्रास समष्टि हो गई। तो रैंक ऑफ टी, टी की कोटि, तो टी की कोटि कैसे निकालेंगे, टी को, टी की कोटि को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो टी, और रो टी क्या होती है, डायमेंशंस ऑफ आर टी, और डायमेंशंस ऑफ आर टी कितनी है 2, क्योंकि दो आधार में कितने सदिश है, आधार में जितने सदिश होंगे ना वही उसकी आपकी डायमेंशंस हो जाएगी। तो हमने क्या निकाल दिया, डायमेंशंस निकाल दी और ये सारी चीज़ें निकाल दी, कोटि भी निकाल दी और सब चीज़ें निकाल दिया ना, परास हमने निकाल ही दिया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसमें आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें सारी चीज़ें वापस समझ में आ जाएगी आपको। तो देखो टी ए कोमा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपने पास क्या है, ए माइनस बी माइनस ए और माइनस ए, और फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू। अब देखो 1 बाई 1 पहले तो क्या करो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करो, फिर प्रास समष्टि निकालो, कोटि निकालो, रैंक निकालो और उसकी शून्यता निकालो। तो देखो सॉल्यूशन, माना अल्फा 1 इक्वल टू A1 कॉमा B1, अल्फा 2 इक्वल टू A2 कॉमा B2, समष्टि V2 R के कोई दो अवयव है तथा A एंड B बिलोंग्स टू R। तो A अल्फा 1 प्लस B बीटा 2, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है पहले तो। अल्फा 1 के स्थान पर A1 B1 प्लस B के स्थान पर A2 B2, तो लगाओ, तो यहाँ हो जाएगा A1 A1 AB1 प्लस B2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो जोड़ दो, A1 प्लस B A2 AB1 प्लस B2। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि पहले तो आपस में क्या कर दो, इन दोनों को ए वाले अवयव, ये इस वाले अवयव में से इस वाले अवयव को घटा दो, फिर दूसरे वाले में क्या कर दो, इस वाले अवयव में से इस वाले अवयव को घटा दो। और तीसरे वाले में क्या होता है, माइनस ए, मतलब माइनस A1 माइनस B2, ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ के बाद में देखो क्या करेंगे, अब इसको अरेंज करो। अरेंज कैसे करेंगे, वही लास्ट वाले में जैसे अरेंज किया था वही, A1 माइनस B1 B1 माइनस A1 और माइनस A1 प्लस B B2। तो यहाँ से ये हो जाएगा AT A1 प्लस BT A2 कॉमा B2, AT अल्फा 1 प्लस BT अल्फा 2। तो यहाँ से हो जाएगा T A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2, यहाँ से T क्या हो गया
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके बाद में निकालेंगे दूसरा पॉइंट, नल स्पेस। नल स्पेस निकालने का तरीका क्या होता है वो आपको मैं बता दूंगा अच्छे से। ये चीज़ें समझ में आ गई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको। नल स्पेस, टी की शून्य समष्टि, टी की शून्य समष्टि। तो यहाँ पे देखो, अब नल स्पेस कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले तो एंटी की क्या परिभाषा होती है, नल स्पेस की परिभाषा होती है कि अल्फा बिलोंग्स टू V2 और टी अल्फा इक्वल टू क्या करना होता है, जीरो के बराबर रखना होता है, बस कुछ नहीं करना होता है। कि इफ अल्फा इक्वल टू मान लो आप A, B हो और टी अल्फा इक्वल टू क्या कर दो, जीरो के बराबर कर दो। यही अपन ने लास्ट वाले में किया था और यही अपन इसमें करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और वही क्या करेंगे, टी अल्फा इक्वल टू अल्फा के स्थान पर अपने पास A, B इक्वल टू जीरो है और वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप रिप्रेजेंट कर दो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, A-B, B-A और यहाँ पे -A, तो इक्वल टू हो गया 0, 0। ये 3 टपल्स में दिया जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट वाले में हमने क्या किया था, लास्ट वाले में नहीं किया था ना शायद, एक मिनट रुको, लास्ट वाले में चेक कर लेते हैं। लास्ट वाले में हमने शायद उसमें 0, 0 नहीं लिखा था शायद। यहाँ पे हमने क्या नहीं किया, 0, 0 नहीं लिखा ना, V3 से बिलोंग कर रहा है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे कर दो 0, 0, बस इतना सा लिख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A-B इक्वल टू 0, B-A इक्वल टू 0 और A बराबर 0, तो A बराबर 0 और B बराबर 0। तो नल स्पेस क्या हो जाएगा आपका, इसलिए एंटी बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 0, 0, ठीक है। अब क्या दिखाएंगे, नलिटी निकालेंगे। नलिटी क्या होगी इसकी, 0 होगी। टी की शून्यता, टी की शून्यता, क्योंकि टी की शून्य समष्टि उप समष्टि है, इसलिए टी की शून्यता डायमेंशंस ऑफ एंटी, और डायमेंशंस ऑफ एंटी कितना है, 0, ठीक है। अब निकालना आपको रेंज, और रेंज कैसे निकालोगे, वही स्टैंडर्ड बेसिस मानकर, और स्टैंडर्ड बेसिस मानकर फिर उनको सिद्ध करेंगे कि वो एल आई है या नहीं है। तो देखो अब निकालेंगे टी की परास। तो टी की परास के लिए देखो क्या करेंगे, आर टी बराबर बीटा बिलोंग्स टू V3R,
और बीटा बराबर टी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू बी2। तो 1,0 और 0,1 ये आपके समष्टि बी2 आर का आधार है। तो T1,0 बराबर क्या हो जाएगा, 1 में से 0 घटाओ, 0 में से 1 घटाओ और लास्ट में -1 करो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 - 1 -1। 0 1 निकालोगे तो उसमें आपके आ जाएगा -1,1,0। ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाए आता है RT 1, -1,1 और -1,1,0। तो आप देख सकते हो LI है या नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे जनित होंगे तथा ये समुच्चय का एक आधार भी। तो इसके बाद में निकालेंगे रैंक। रैंक कितनी हो जाएगी, जितने रेंज स्पेस में डायमेंशंस होती है वही तो होती है रैंक। तो रैंक कितनी आ जाएगी इसकी, 2। टी की कोटि, तो रो टी बराबर क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ RT। कितने अवयव है इसमें, 2। तो ये इसके आपके क्या हो जाएगी, आधार में जितने सदिश होते हैं ना, 2 सदिश अपने पास, तो यहाँ लिख सकते हो आप RT में जो सदिश होते हैं, दो सदिश है और 2 सदिश है, वही आपके क्या कहलाते हैं, रैंक ऑफ टी कहलाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 और बचा है, एक एग्जाम्पल नंबर 3 है वो आपके आया हुआ भी है, उसको और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 ये 2017 में आया हुआ है। रैखिक रूपांतरण U से V एक तुल्यकालिता होती है, यदि और केवल यदि ये अव्युत्क्रमणीय है। यदि और केवल यदि क्या है, अव्युत्क्रमणीय। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो आपको क्या दे रखा है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है और ये आपको क्या दे रखा है, तुल्यकालिता दे रखी है। जब भी यदि और केवल यदि का नाम आए ना, तो इसका मतलब होता है कि थ्योरम को दोनों तरफ से प्रूव करना है। पहले आपको क्या मानना है, तो पहले हम ऐसे सिद्ध कर रहे हैं, ये वाला होता है आपका नेसेसरी कंडीशन। तो चूंकि टी यू से लेकर वी में क्या है,
एक रैखिक रूपांतरण है। टी यू से लेकर किस क्या है, यू से लेकर वी में क्या है, रैखिक रूपांतरण है तथा तुल्यकारिता है। तुल्यकारिता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, रैखिक रूपांतरण का मतलब क्या हुआ और तुल्यकारिता का मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि टी एक एकी भी है, आच्छादक भी है और रैखिक रूपांतरण भी है। टी एक एकी है, आच्छादक है तथा रैखिक रूपांतरण है। एक एकी है, आच्छादक है और रैखिक रूपांतरण है। इसका मीनिंग ये हुआ। तो अपन को ये सिद्ध करना है अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि यदि अपन ये दिखा दें कि टी की जो इमेज जीरो वाली, टी की जीरो अवयव ले लेते हैं और जीरो की इमेज कहाँ दिखा देते हैं, जीरो डैश पे दिखाते थे। तो देखो ये रैखिक रूपांतरण है। ठीक है, यहाँ देखो रैखिक रूपांतरण है। तब सिद्ध करना है कि टी है व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय क्योंकि टी एक एकी अतः जीरो बिलोंग्स टू यू। ये केवल एकमात्र ऐसा सदिश होगा एकमात्र सदिश है जिसका प्रतिबिंब जीरो डैश जो किससे बिलोंग करेगा, वी से बिलोंग करेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि टी जीरो की इमेज कहाँ पे आएगी, जीरो डैश पे आएगी। इसका मीनिंग हुआ टी जीरो की इमेज कहाँ पे आएगी, जीरो डैश में। जीरो तो किससे बिलोंग करेगा, यू से, और जीरो डैश किससे बिलोंग करेगा, वी से। इसका मतलब टी इज नॉन सिंगुलर, टी है वो है व्युत्क्रमणीय। ये अपने को प्रूफ करना था। अब देखो कन्वर्सली विलोम। अब अपन मान के चलेंगे कि टी है वो आपका क्या है, नॉन सिंगुलर है, और फिर आपको ये सिद्ध करना है कि वो आपका तुल्यकारिता भी है, एक एक की भी आच्छादक है। तुल्यकारिता में आ जाएगा एक एक की आच्छादक और रैखिक रूपांतरण। तो देखो मान लिया टी है व्युत्क्रमणीय है, माना अव्युत्क्रमणीय। तब सिद्ध करना है कि टी तुल्यकारी है। ठीक है, तुल्यकारी है। माना अव्युत्क्रमणीय है तो टी वी वन इक्वल टू क्या मान लेते हैं, टी वी टू मान लेते हैं। अव्युत्क्रमणीय का मतलब होता है एक इक्की है वो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी वी वन माइनस टी वी टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, और जीरो तो किससे बिलोंग करेगा, वी से करेगा, और वी वन वी टू किससे बिलोंग करेंगे, वी से करेंगे। जीरो तो किससे बिलोंग करेगा, वी से, और वी वन वी टू किससे बिलोंग करेंगे, यू से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, टी आपको रेखिक दर का है, टी इज
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में तो v माइनस वी टू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जीरो। इनकी इमेज कहाँ पे आ रही है, जीरो पे आ रही है, इसका मतलब वी वन माइनस वी टू किस पर इक्वल टू आएगा, जीरो। जो किससे बिलोंग करेगा, यू से करेगा, इसका मतलब वी वन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी टू के। और वी वन यदि वी टू के इक्वल हो गया तो टी क्या हो जाएगा, एक एक ही। इसका मीनिंग हुआ टी एक एक ही है। और टी आपको क्या दे रखा है, अव्युत्क्रमण्य है, क्योंकि टी अव्युत्क्रमण्य है तथा एक एक ही है, अतः ये भी क्या होगा, एक एक ही है। इसका मतलब टी क्या है, एक तुल्यकारिता है। ये आपकी कंप्लीट हुई यूनिट 1। थैंक यू।